प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th की स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का जो तीसरा मॉडल पेपर है इसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और इनसे पहले सेट 1 का और सेट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जा करके देखिए और फाइनल एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास में 10 दिन का समय बचा हुआ है और यह 10 दिन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो टाइम के महत्व को आप लोग समझ करके पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आंसर को याद करके रखिएगा और जितना भी मॉडल पेपर जो निकला है हर मॉडल पेपर का आप लोग सोल्यूशन एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए, अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। और यहाँ से काफ़ी सारा जो प्रश्न है वो फाइनल एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसीलिए तो इस मॉडल पेपर को निकाला गया है ताकि जो है जेक अभी तक कोई भी मॉडल पेपर जारी नहीं किया है, लेकिन यह जो मॉडल पेपर जारी हुआ है ना आप लोगों के भविष्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग हर एक मॉडल पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न दिया हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मेरे इस चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है आप लोग देख लीजिए कि बियाना, यानी कि देखिए बियाना कांग्रेस जो हुआ था 1815 की मेजबानी आखिर किसने किया था, ठीक है। तो देखिए किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा मेटरनिख, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आखिर कब घटी थी, कब हुआ था। काफ़ी आसान सा सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब जो है वे ये इसका जवाब जानते हैं। काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन फिर भी जब मॉडल पेपर में इसका जो प्रश्न दिया हुआ है तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिए कि इसका जवाब तो पहले से मालूम है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जाम में भूल जाते हैं, तो वैसा आप लोग मत कीजिए, रिपीट कर लीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट, ठीक है। रिंडर पेस्ट एक प्रकार की बीमारी है, लेकिन रिंडर पेस्ट जो अफ्रीका में हुआ था ना वो मवेशी के कारण से हुआ था, ठीक है। तो आखिर इसका जो ईयर है कब हुआ था, तो ये तो डेट आप लोगों को याद रखना है ना। तो आप लोग याद रखिएगा 1890 के दशक में हुआ था, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि यूरोप में कागज बनाने का जो पहला कारखाना खुला था वो कहाँ पर खोला गया है, ठीक है। तो कागज बनाने का जो पहला कारखाना है किस जगह में हुआ है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ना इंग्लैंड में होगा। कहाँ पर होगा, तो इंग्लैंड में होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए कि बृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी। तो बृहत उत्पादन की अपनाई मतलब नीति जो है अपनाई थी, बृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी तो किसने, तो आंसर याद रखिएगा हेनरी फोर्ट ने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि सोडमिया पिडमाउंट का शासक कौन थे। तो आंसर याद रखिएगा विक्टर इने इनेमयूएल, इसका जो राइट आंसर होगा विक्टर के नाम से काफ़ी फेमस है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न भी यहाँ पर देखिए कि वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में, ठीक है, काफ़ी जो है काफ़ी सारा वर्ड आप लोगों को मॉडल पेपर में और जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें काफ़ी सारा प्रश्न जो है ना आप लोगों को गलत नजर आएगा, लेकिन प्रश्न देख करके आप लोग कंफ्यूज हो करके गलत आंसर में टिक नहीं लगाइएगा, नहीं तो फिर सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो उसका वाक्य रहेगा उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इस यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ना कि वियना कांग्रेस के पश्चात में फ्रांस में पुनः किस वंश का शासक स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा यहाँ पर हो मतलब राइट आंसर होगा बूर्बो वंश, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है तो लेकिन कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। बूर्बो वंश इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर का प्रश्न भी देखिए कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्रीय घोषित किया गया था, तो कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1832 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आगे देख लीजिए कि ब्रिटिश भारत में गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त हुआ है। तो याद रखना है 1921 में समाप्त हुआ था, ठीक है।
पंजाब में भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या थे? अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण आखिर क्या था? तो याद रखना है अधिक सिंचाई। ठीक है, आगे देख लीजिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत में कितना प्रतिशत भौगोलिक वन जो है क्षेत्र वांछित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर याद रखिएगा 33% इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। ठीक है, तो विभिन्न श्रेणियों में बांटने वाली जो संस्था है उसका नाम है IUCN, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला देख लीजिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है? तो महानदी में बनी हुई है। ठीक है, अगला देख लीजिए कि निम्न में कौन प्राचीन जल संग्रह तकनीक नहीं है? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा प्राचीन काल में जल संग्रह करने की तकनीक जो है वो नहीं है? तो आंसर आप लोग याद रखिएगा बहुउद्देशीय जो बांध है वो बिल्कुल इसका नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि वह प्राकृतिक समरूप, ठीक है, समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है तो उसे उसे खनिज कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो खनिज कहा जाता है। अगला देख लीजिए वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं आखिर उसे क्या कहेंगे? ठीक है, मतलब देख लीजिए कृषि से वस्त्र हो, चीनी हो, चाहे वनस्पति हो, तो हर एक चीज़ जो है कच्चा माल तैयार करता है तो उसे आखिर क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। मतलब सी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब दो देश के बीच में जो व्यापार होता है उसे क्या कहा जाता है? काफ़ी फेमस सवाल है, आप लोग आंसर याद रखिएगा, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा चेन्नई पत्तन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर नोट करते चलिए कि 1970 से लेकर के 1993 के बीच में, ठीक है, तो बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 4 बार किया गया था। ठीक है, कितना बार संशोधन हुआ है? तो 4 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए जो 22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, तो क्या तात्पर्य होता है? तो याद रखना है आप लोगों को कार्यपालिका होगा, विधायिका होगा और न्यायपालिका होगा। मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग नोट करिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट कब लागू किया गया था? तो याद रखना है 1956 में लागू किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? ठीक है, तो भारत में राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग देता है। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर के बनी होती है उसे क्या कहेंगे? ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो 26 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा तारीख जो है किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? मतलब देखिए प्रश्न जो है काफ़ी मिस्टेक से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी प्रश्न पे फोकस मत करिए, आप लोग बिल्कुल सूटेबल पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ना सुधार के लिए कानून बनाना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए कि बोलबिया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? तो जो बोलबिया के जल युद्ध जो हुआ था, ठीक है, वो किसके किसके खिलाफ में हुआ था? तो पानी के निजीकरण के खिलाफ में हुआ था। मतलब पहला पॉइंट इसका राइट आंसर होगा। और 28 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि लोकतांत्रिक सरकार होती है तो लोकतांत्रिक सरकार
क्या होती है? तो याद रखना है उत्तरदायी सरकार भी होगा और जिम्मेदार सरकार भी होगा और वित्तीय सरकार भी होगा, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा आखिर कौन करता है? तो कौन करता है? तो याद रखना है न्यायपालिका करता है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट करके रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर भिड़ने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 22 भाषाएं जो है वो शामिल हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए जो 31 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि नेपाल में 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? ठीक है, तो जो वहाँ पर आंदोलन हुआ था ना, वो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए किया गया था, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि एक उद्योगपति के किस विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? ठीक है, मतलब जो एक उद्योगपति जो होता है तो उनके लिए जो विकास करने की जो लक्ष्य होती है, ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, अधिक बिजली प्राप्त करना होगा, ठीक है, अधिक बिजली प्राप्त करना इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए जो 33 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है और काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि किसी भी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी भी देश का जो विकास है ना, वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो याद रखना है आप लोगों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है और लोगों के स्वास्थ्य स्थिति के लिए भी होता है और औसत साक्षरता दर के लिए भी होता है, मतलब सब के लिए इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए जो 34 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्रक में आता है? तो याद रखना है आप लोगों को द्वितीयक क्षेत्रक में होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि जीडीपी का मतलब क्या होता है? और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी वीवीआई है, एग्ज़ाम में तो ज़रूर ही लगेगा, एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए जीडीपी का अर्थ क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद होता है, एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग याद करके रखिएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न भी आप लोग नोट करिए कि मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य होते हैं? ठीक है, मृदा के आखिर क्या कार्य होते हैं? तो देख लीजिए विनिमय भुगतान का माध्यम भी होगा, मूल्य का मापक भी होगा और यहाँ पर देखिए भुगतान का मान भी होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब इनमें सब होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न भी देखिए जो 37 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि देख लीजिए आय और उपयोग का अंतर कहलाता है। तो आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? तो देख लीजिए बचत कहलाता है, ठीक है, बचत कहलाता है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि विश्व व्यापार संगठन, इसी को WTO कहा जाता है, तो देखिए इसका जो प्रमुख कार्य होता है ना, इसका प्रमुख कार्य क्या होगा? तो पहला ऑप्शन सही होगा, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियमों को बनाना और विदेशी निवेश के उदासीनीकरण का समर्थक करना, मतलब इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है, ठीक है, तो उसे जो है ना ISO कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखिए जो 40 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि शब्द खरीदते समय, शब्द मतलब नहीं, यहाँ सामान होगा, ठीक है, तो कोई भी वस्तु कोई भी सामान खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? तो एक मार्क का निशान जो है वो देखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न एक्स्ट्रा दिया हुआ है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि वैश्वीकरण से देशों के बीच में निम्नलिखित में तीव्र गति से क्या होता है? तो देखिए माल एवं सेवाएं जो हैं ये भी होता है, निवेशी भी होगा, तकनीक भी होगा, मतलब इनमें सब होगा, आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। और इसका जो सब्जेक्टिव है उसका भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड होने वाला है, तो आप लोग वेट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।